नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। वर्टिकल फार्मिंग से सुधरेगा स्वास्थ्य और पर्यावरण। मुर्गियों को खूनी दस्त रोग से बचाने के उपाय। लगातार आबादी बढ़ने के साथ साथ खेती की जमीन भी कम होती जा रही है। कम होती कृषि योग्य भूमि को देखते हुए बहुत सी जगहों पर वर्टिकल खेती यानी खड़ी खेती का सफल प्रयोग किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में खेती करने का ये खास तरीका बड़ी तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। अगर सही तरीके से वर्टिकल फार्मिंग को किया जाए तो इसे बिजनेस का रूप भी दिया जा सकता है। तो आप किस प्रकार से करें वर्टिकल फार्मिंग, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यांशु शेखर से। देखिए, अभी जो जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है, हम आप सभी लोग देख रहे हैं कि जिस समय हमें वर्षा चाहिए या जितना फसल के लिए आवश्यक तापमान चाहिए वह तापमान हमें मिल नहीं रहा है। परिणामतः हमारे फसल उत्पादन पे उसका कुप्रभाव पड़ रहा है। नित्य जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि की जोत छोटी हो रही है, सो हमें सीमित भूमि में अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए हमें अनाज की आवश्यकता पड़ रही है। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे जल हो गया, भूमि हो गई, उसकी नित्य कमी होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण नए नए इंसेक्ट पेस्ट का प्रकोप फसलों में बढ़ा है या बाढ़ आ जाने पे हमारे कृषक बंधुओं को मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से हम अपने फसल उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी उत्पादकता को बढ़ा पाते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा पाते हैं। कृषि जोत सिकुड़कर अव्यवहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधे को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में उगाया जाता है। ये लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इससे पौधे को अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधों तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है। हमारी यह पारंपरिक अवधारणा थी कि पौधों के विकास के लिए मिट्टी बहुत ही आवश्यक है, जबकि वास्तविकता यह है कि मिट्टी वह आधार है जिसमें कि विभिन्न पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो नई विधा आई है उसमें हम पानी के अंदर ही विभिन्न घुलनशील जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ऐसी तकनीक जो बिना मिट्टी के जल के विभिन्न घोलों के द्वारा फसल उत्पादन की जो तकनीक है उसको हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं। एक अवधारणा है कि हाइड्रोपोनिक बस एक विधा है, जबकि हाइड्रोपोनिक के विभिन्न जो उनमें हम तकनीकों का प्रयोग करते हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक विभिन्न तरह के होते हैं। चाहे वो एक्टिव फ्लाई सिस्टम कह ले, पैसिव फ्लाई सिस्टम हाइड्रोपोनिक सिस्टम कह ले, या वीक हाइड्रोपोनिक सिस्टम कह लें, या डीप वाटर कल्टीवेशन टेक्निक कह लें, फ्लड वाटर टेक्निक कह लें, या एनएफटी टेक्निक कह लें। यानी विभिन्न जो तकनीक है हाइड्रोपोनिक के अंदर में प्रयोग में लाए जाते हैं। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौधे उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है।
वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें 36 की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। हमें आवश्यकता होती है वो है, जो इसके अवयव हम कह लें, वो है हमारे पास एक पीवीसी पाइप या ग्रोइंग चेम्बर जिसमें कि हम पौधों को पैदा करते हैं। हमें रिजर्ववायर चाहिए, यानी जो पानी का स्रोत चाहिए जहाँ से हम जल लेते हैं। पानी उपलब्ध कराने के लिए समरसीबल पंप की ज़रूरत होती है, डिलीवरी पाइप की ज़रूरत होती है, एयर पंप की, चूँकि उसमें जल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक पोषक तत्व है या पोषक यौगिक है, जल में उपलब्ध कराते हैं जिससे कि पौधा अपना विकास कर सके। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि की परेशानी कम होगी। खड़ी खेती के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता है। परंपरागत खेती में कई तरह के रासायनिक खाद और खतरनाक कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है। वहीं खड़ी खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार की काफी संभावनाएं हैं। साथ ही इसमें पानी और मजदूर की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड तकनीक पर आधारित खेती है। शहरी क्षेत्र के किसानों के लिए काफी लाभकारी है। गमले में लगे पौधों के मामले में आमतौर पर मिट्टी की जगह परलाइट, नारियल के रेशे, कोकोपीट, फसलों का फूस या बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जो हमारा पौधों के विकास के लिए जो आवश्यकता होती है वो है 25 से लेकर के 35 डिग्री के बीच में हमें तापमान को मेंटेन रखना होता है। और इस तकनीक का जो हमें मूल लाभ के रूप में अगर हम देखते हैं तो एक तो यह है कि हम जो अभी हमारे उपभोक्ता हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोग जो स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए हैं, तो उन्हें ताज़ा फसल और हमेशा उपलब्ध चाहिए। तो शहरी क्षेत्रों में हम कम भूमि में इन फसलों को उपजा करके और किसानों को उपलब्ध करा पाते हैं। ऐसे सब्जियां हैं जिनकी सालों भर आवश्यकता होती है, बाजार में सालों भर मांग बना रहता है, तो हम उसको उत्पादन कर पाते हैं। तो एक तो हमारा है कि इस तकनीक का प्रयोग करने से जो पौधों की विकास की दर है वह भी 20 से 25% बढ़ जाती है, यानी कम समय में हमें पौधे उपलब्ध हो जाते हैं। साथ में हमारे समय की इसमें बचत होती है। उसके अलावा इसमें विभिन्न तकनीकों को अपना करके हम मल्टी लेयर में भी इसका कल्टीवेशन कर पाते हैं, यानी कम जगह में भी हम अधिक फसल का उत्पादन कर लेते हैं। तो यह आने वाला समय जो है इस तकनीक के लिए काफ़ी ही उज्जवल इसका भविष्य दिखाई पड़ रहा है और हमारे किसान के पास एक अच्छा विकल्प यह के रूप में यह आ रहा है, जिसको अपनाकर हमारे किसान भाई अच्छी आमदनी को प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल। मुंबई के पूर्व घाटकों पर राजावाड़ी कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि राजावाड़ी कॉलोनी के चितरंजन नगर में इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें कई लोग फंस गए। हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस और नगर निकाय की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। मलबे में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं लापता 2 लोगों की तलाश के लिए 21 घंटे का ऑपरेशन चलाया गया। दोनों लोगों को मलबे से बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतकों में एक महिला शामिल है। आपको बता दें कि मुंबई और उसके आसपास इलाकों में शनिवार से भारी बारिश हो रही है। अधिकारियों के अनुसार भारी बारिश के कारण यातायात जाम, पेड़ गिरने की घटनाएं और शॉर्ट सर्किट की भी घटनाएं सामने आई।
और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य के अनेक किसान भाई कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाते हैं और अधिक लाभ भी कमाते हैं, लेकिन इस व्यवसाय में कई घातक रोगों का प्रकोप होता है। इन्हीं में से एक रोग है कॉक्सीडियोसिस या खूनी दस्त। तो आप कैसे करें इस रोग की पहचान और समय रहते उपचार, आइए जानते हैं डॉक्टर गिरिराज गोयल से। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से आप अपने जो मुर्गियों का फार्म है उसमें कॉक्सीडिया नामक जो बीमारी है उसको आने से किस प्रकार रोकेंगे, और अगर किसी कारण से आपकी मुर्गियों में ये बीमारी आ जाती है तो किस तरीके से उसका नियंत्रण करेंगे। सर्वप्रथम बात करें कॉक्सीडिया क्या होता है। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है, ये एक प्रकार का परजीवी है, प्रोटोजोआ है। लीटर का गीला होना और मौसम का भी ज़्यादा नमी का होना, इसलिए सामान्यतः ये बीमारी बरसात के समय ज़्यादा होती है। मुर्गी में कॉक्सीडियोसिस रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर प्रोटोजोआ परजीवी जनित बीमारियों में से एक है। इस रोग में कमजोर हो जाने के कारण 100 तक मुर्गियों के चूजों की मृत्यु हो जाती है। बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है। लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इससे खासकर मुर्गियों के चूजे प्रभावित होते हैं और इससे प्रभावित होने पर चूजों की मौत सबसे अधिक होती है। सर्वप्रथम जाने कि ये बीमारी क्यों होती है। ये बीमारी का होने का मुख्य कारण है नमी ज़्यादा होने से जो मुर्गियों का लीटर है जिस पर मुर्गियां रहती हैं, बुरादा है, वो सूखता नहीं है, और ना सूखने के कारण जो कॉक्सीडिया के स्पोर जो इनके अंडे हैं वो जो बुरादे में पड़े हुए हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, वो प्रस्फुटित हो जाते हैं, और मुर्गी जब उनको ग्रहण करती है तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। जब कभी हमारे फार्म में कोई एक मुर्गी को जब दस्त लगते हैं और तब अगर वो अपनी फीसिस जो लीटर में या कहीं और वो फीसिस वॉइड करती है, निकालती है, तो उसको अगर दूसरी मुर्गी किसी भी तरीके से या तो पानी में फीसिस गिरी हो उसको पानी को पी ले, या लीटर चुगने की आदत होती है वहाँ से उसको ग्रहण कर ले, या किसी काम करने वाले व्यक्ति या कोई बाहरी व्यक्ति अपने जूतों में या अपने कपड़ों में अगर ये कॉक्सीडिया नामक परजीवी को अगर लेकर बाहर से आता है, किसी प्रकार से वो मुर्गी उसको ग्रहण कर ले, तो वो मुर्गी के आंत में वो कॉक्सीडिया चला जाता है और फिर वहाँ पर बहुत उसकी वृद्धि के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है और वो कॉक्सीडिया तेजी से वृद्धि करता है और उसकी लाखों करोड़ों में संख्या हो जाती है। और यदि उसका नियंत्रण ना किया जाए तो ये कॉक्सीडिया आंत के अंदर छाले बना देता है, जिससे कि मुर्गियों को सबसे पहले दस्त लगते हैं, फिर वो दस्त और पतले दस्त हो जाते हैं, फिर आगे चलकर वो खूनी दस्त उनको लगने लगते हैं, और अगर उनकी रोकथाम ना की जाए तो ये खूनी दस्त के बाद में मुर्गियों में मृत्यु भी शुरू हो जाती है। और इस दौरान मुर्गियों की ग्रोथ जो है, उनकी वृद्धि दर वो भी कम हो जाएगी और उनका अंडा उत्पादन बहुत कम हो जाता है और लगभग सामान्यतः बीमारी के समय अंडा उत्पादन शून्य हो जाता है। तो किसी भी बीमारी के लिए कहा गया है कि यदि इसको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यदि उसको रोकथाम उसकी कर ली जाए तो उसका इलाज में आने वाले खर्चे से बचा जा सकता है, क्योंकि रोकथाम में जो खर्चा लगना है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो रोकथाम के लिए सामान्यतः इनके जो मुर्गियों का दाना है उसमें हम कॉक्सीडियोस्टेट नाम से कई सारी दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं। आप उनके दाने में इसको मिला सकते हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में दाने में मिलाने पड़ते हैं और उनका खर्चा प्रति टन 50 रुपए के आसपास आता है और इसमें आपकी मुर्गियों में रोकथाम बहुत अच्छे से हो जाएगी। कॉक्सीडियोसिस रोग से बचाव के लिए सबसे जरूरी है इसके लिए साफ सफाई। सप्ताह में कम से कम एक बार
समय पर मुर्गीशाला की सफाई करें, साथ ही चूने का भुरकाव भी करें। दवा से मुर्गीशाला को अवश्य धोएं। इंक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई भी जरूरी है। रोग हो जाने पर मुर्गीशाला का लीटर अवश्य बदलें। बीमारी बचाने के लिए समय पर मुर्गियों का टीकाकरण कराएं। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। यदि आपकी मुर्गियों के समूह में समस्या आ रही है तो उनको तत्काल प्रभाव से कुछ दवाइयां देने की जरूरत होती है, जिनमें प्रमुख हैं सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स के जो बाजार में कॉम्बिनेशन उपलब्ध हैं, सल्फा डिमिडिन, सल्फा क्विनोक्सजरीन, जिनमें सुप्राकॉक्स या फिर बेनकॉक्स, ये दवाइयां प्रमुख हैं। जरूरत पड़े तो हमको एंटीबायोटिक के जेंटामाइसिन के इंजेक्शन भी देना पड़ते हैं, क्योंकि कई बार जब कॉक्सीडिया नामक बीमारी आती है तो इस बीमारी के लक्षणों के साथ साथ में मुर्गी की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, तो उसमें द्वितीयक इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आपको इन्फेक्शन को रोकने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे कि जेंटामाइसिन या सेफ्टियोफर्सोडियम भी आपको उपयोग करना चाहिए। और साथ में चूंकि ये बीमारी में मुर्गियों की आंत में रक्त स्राव होता है, उनमें रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए उसमें विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, इनके सिरप का भी इस्तेमाल उनके पानी में करना चाहिए, जिससे कि उनमें उत्पादन है वो थोड़ा बढ़ जाए और उनमें जो रक्त की कमी हुई है वो अतिशीघ्र पूरी हो, जिससे कि आपकी मुर्गियां उत्पादन पर वापस आएं और आपका जो फार्म का लाभ है वो निरंतर बना रहे। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। नेटवर्क न्यूज़ 18। शेखपुरा जिले के अररिया प्रखंड के लालू बीघा गांव के हर घर में फलदार पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ पर आपको सभी तरह के फलदार वृक्ष मिल जाएंगे। गांव को हरा भरा बनाए रखने के मकसद से ऐसा किया गया है। खास बात ये है कि ये किसी सरकारी योजना के तहत नहीं हुआ है। आम है, कटहल है, नींबू है, अमरूद है, केला है, बजाते आंवला है, फनेला भी है हमारे यहाँ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आसमान में बादल छाए रहेंगे और वर्षा की संभावना है। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चौला, मूंग, बाजरा, ज्वार, मक्का और ग्वार आदि खरीफ फसलों की बुआई के लिए बीज, उर्वरक और रसायनों की अग्रिम व्यवस्था कर लें और बीज को उपचार के बाद ही बोया जाना चाहिए। खरीफ बाजरे की बुआई का उपयुक्त समय जून मध्य से जुलाई का तृतीय सप्ताह है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खाद, बीज और बीज उपचार के लिए रसायन की व्यवस्था कर लें और बुआई के 2 या 3 सप्ताह पहले 10 से 12 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है
ग्राम मनपुरा, जिला झुंझुनू के धीरज कुमार ने। आपने मूंगफली की फसल के लिए बीजों को उपचार करने के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, मूंगफली और भारतवर्ष की एक प्रमुख तिलहनी फसल है। मूंगफली की बुआई के समय किसान भाई सर्वप्रथम उत्तम बीज का चुनाव करें। उत्तम बीज के चुनाव के साथ साथ उन बीजों को अगर अच्छे से बीजोपचार करते हैं तो बाद में जो लगने वाली बीमारियां और कीड़े हैं उनसे वो नियंत्रित पा सकते हैं। किसान भाइयों, अपने राज्य में मूंगफली की खेती बहुत से किसान करते हैं, लेकिन इस फसल के उत्पादन को प्रभावित करने में कीट रोगों का अहम योगदान होता है, जिसके लिए किसान फसल में कई तरह की रासायनिक दवाओं का भी छिड़काव करते हैं, जिससे लागत खर्च बढ़ जाता है और समय पर कीट रोगों का नियंत्रण भी नहीं हो पाता है, जिस कारण किसान भाई को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में यदि किसान भाई मूंगफली के बीजों को बुआई से पहले ही उपचारित कर लें तो इस समस्या से काफी हद तक अपनी फसल को बचा सकते हैं। ग्रिया गलन या कॉलर रोड के बचाव के लिए किसान भाई अब मूंगफली के जो बीज हैं उनको ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से अगर उपचारित करके लगाते हैं तो ग्रीवा गलन जो रोग है उसे आसानी से है वो बचा जा सकता है। अगर फफूंदनाशियों की बात करें तो किसान भाई कार्बेंडाजिम 50% 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से है वो बीजोपचार कर सकते हैं। इसके अलावा टेबुकोनाजोल 2DS 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो बीजोपचार करके भी ग्रीवा गलन है उससे है वो निजात पा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा जो प्रमुख समस्या है वो है वाइट ग्रब की। तो वाइट ग्रब के नियंत्रण के लिए भी किसान भाई हैं वो अपनी जो मूंगफली हैं उनको बीजोपचार कर सकते हैं। बीजोपचार करने के लिए जो इमिडाक्लोपिड 600 FS है 6 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजोपचार करके अगर लगाते हैं तो जो वाइट ग्रब या सफ़ेद लट की जो समस्या है उससे है वो काफ़ी हद तक किसान भाई वो निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, बीज उपचार फसलों के लिए एक प्रकार का टीका है। मूंगफली के बीजों को उपचारित करके फसल को कीट रोगों से तो बचा ही सकते हैं, इसके साथ ही मूंगफली की फसल से अधिक पैदावार भी ले सकते हैं और बीजोपचार करके मूंगफली की फसल से कम खर्च में अच्छी आय कमा सकते हैं। किसान भाई हैं वो अपनी फसल की अच्छी बढ़वार और अंकुरण के लिए जो अलग अलग जैव उर्वरक आते हैं तो उनका भी उपयोग करके उनसे भी बीजोपचार करके अपनी जो फसल है उसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो उसमें जो है NPK कंसोर्टिया में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले, फॉस्फोरस को फिक्स करने वाले और पोटास को फिक्स करने वाले अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर NPK कंसोर्टिया का किसान भाई अगर उपयोग करते हैं तो प्रारंभ में जो फसल जब छोटी होती है तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की पूर्ति NPK कंसोर्टिया वो आसानी से कर सकता है। NPK कंसोर्टिया 10 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसान भाई है उसका उपयोग करें। उपयोग करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले किसान भाई है वो कवकनाशी फंजीसाइड का प्रयोग करें, उसके बाद में कीटनाशी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें, उसके बाद में कोई भी जैविक नाशी जैसे बायोकंट्रोल एजेंट या जैव उर्वरक उनका प्रयोग करें और बुआई से पहले उनको लगभग 2 घंटे तक छांव में सुखाएं और छांव में सुखाने के बाद में है वो है उसकी बुआई करें। बायो फर्टिलाइजर के ये फायदे हैं कि बायो फर्टिलाइजर एक तो जैविक है, जैविक के साथ साथ में भूमि को भी कोई नुकसान नहीं होता और भूमि के अंदर जो फसलों को फायदा पहुंचाने वाले अलग अलग बैक्टीरिया और फंगस होते हैं उनकी संख्या बढ़ाते हैं और वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास को स्थिर करते हैं, जिससे उनकी फसल है उसकी प्रारंभ में बढ़वार भी अच्छी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। धन्यवाद। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का।